This call is now being recorded. तो सबसे पहले गुड इवनिंग सभी को। और आज की क्लास में हम सर्वांग समता के नियम पढ़ने वाले हैं, त्रिभुज की सर्वांग समता के नियम। तो जैसा कि मैं अभी क्लास शुरू होने से पहले आप लोगों से पूछ भी रहा था कि सर्वांग सम का मतलब क्या होता है ना। ये जो शब्द है सर्वांग सम, इसका मतलब क्या है? तो कोई मुझे बताएगा? सर्वांग सम, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो मैंने जैसा अभी बताया आप इसको 3 शब्दों में तोड़ सकते हो। ठीक है, सर्व, अंग और सम। सर्व का मतलब सारे, अंग का मतलब त्रिभुज में कौन कौन से अंग होते हैं? त्रिभुज की तीनों भुजाएं, 3 भुजा और 3 कोण, यही तो होता है त्रिभुज में, यही चीजें होती है, 3 भुजा और 3 कोण। ठीक है, और सम का मतलब समान, बराबर। तो मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि सब किसी भी त्रिभुज को सर्वांग सम अगर हमें दिखाना है तो कम से कम हमें कितने त्रिभुज चाहिए? 2 त्रिभुज। अगर हमारे पास 2 त्रिभुज होंगे तभी हम इस सर्वांग सम की बात करेंगे। अब ये 2 त्रिभुज आपको अलग अलग भी दिए जा सकते हैं, या एक ही चित्र में 2 त्रिभुज आपको ढूंढने पड़ सकते हैं, है ना। एक पूरा चित्र दे दिया जाएगा, जैसे इस तरीके से मान लो दे दिया, ऐसे बना दिया, और एक त्रिभुज इसके अंदर ऐसे बना दिया, तो आपको बोलेगा ये 2 त्रिभुज हैं, इनको सर्वांग सम सिद्ध करो। तो सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए मुझे कम से कम कितने त्रिभुजों की आवश्यकता होती है? 2 त्रिभुजों की। ठीक है, अब बात आती है सर्वांग सम शब्द की। तो इसका मतलब क्या है कि यदि 2 त्रिभुजों के तीनों भुजा और तीनों कोण आपस में, या आप कह लो अगर 2 त्रिभुजों की संगत भुजा और संगत कोण, संगत से मतलब क्या है वो अभी हम पढ़ेंगे, आपस में क्या हो? समान हो, बराबर हो, तो वो त्रिभुज क्या कहलाते हैं? सर्वांग सम कहलाते हैं। ठीक है, वो त्रिभुज क्या कहलाते हैं? सर्वांग सम कहलाते हैं। तो आप इस शब्द से इसका मतलब समझ सकते हो। तो अब मैं उम्मीद करता हूं आप इसका मतलब कभी नहीं भूलोगे। मैंने आपको शब्दों को तोड़कर सर्वांग सम का मतलब बता दिया है, तो सभी को ये समझ में आया। सबसे पहली चीज हमें यही समझना है कि सर्वांग सम का मतलब क्या है। अगर हमें मतलब समझ में आ चुका है तो फिर हम आगे आसानी से बढ़ सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या है? जिस त्रिभुज के यदि हमारे पास 2 त्रिभुज हैं तो उनके सारे अंग आपस में बराबर हों तो वो सर्वांग सम होते हैं। अब एक उदाहरण की मदद से इसको समझते हैं। मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर आपको सर्वांग सम दिखाना है तो आपके पास कम से कम कितने त्रिभुज होने चाहिए? अभी अभी मैंने बताया था, अगर आपको सर्वांग सम के बारे में पढ़ना भी है तो कम से कम कितने त्रिभुज चाहिए? 2। वेरी गुड, ठीक है, 2 चाहिए। तो मैं यहाँ पर 2 त्रिभुज ले लेता हूँ। एक त्रिभुज मैंने ये लिया, ठीक है, और एक और त्रिभुज मैंने लिया ये वाला। इनके मैं नाम दे देता हूं अलग अलग, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, मैंने 2 त्रिभुज लिए, एक त्रिभुज लिया ए बी सी और एक त्रिभुज लिया मैंने डी लिया। अब मैं कह रहा हूं कि ये ए बी जो है ये है 4 सेंटीमीटर, ये डी भी 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर है। क्या मैंने माना ये कोण 40 डिग्री है और ये भी 40 डिग्री मान लिया मैंने। ये माना कोण 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री मान लिया मैंने। ये माना 80 डिग्री है तो ये तो ये कितना हो गया? 80 डिग्री हो गया। ठीक है, यहां तक मैंने सिर्फ 2 त्रिभुज लिए हैं और उन पर बस अभी बनाया है, अभी आगे कुछ नहीं बताया। अब बात करते हैं सर्वांग सम की। अब आप अगर इन दोनों त्रिभुज को देखो, इनकी संगत भुजाएं, संगत भुजाएं से मतलब ये है कि इस त्रिभुज की बाई भुजा है ना, बाएं हाथ वाली भुजा, और इस त्रिभुज की बाएं हाथ वाली भुजा आपस में बराबर है। ठीक है, ऐसे ही इस त्रिभुज की दाईं भुजा
और इस त्रिभुज की दाईं भुजा आपस में बराबर है, ठीक है। ऐसे ही इस त्रिभुज की नीचे वाली भुजा और इस त्रिभुज की नीचे वाली भुजा आपस में बराबर है। समझ रहे हो? संगत भुजा का मतलब क्या है कि अगर मैं इस त्रिभुज की बाईं भुजा की बात कर रहा हूं तो इस त्रिभुज की भी बाईं भुजा, इस त्रिभुज की दाईं भुजा तो इसकी भी दाईं भुजा, इस त्रिभुज की नीचे वाली भुजा और इस त्रिभुज की भी नीचे वाली भुजा, यानी इनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर हैं। उसी तरीके से संगत कोण, यानी ऊपर वाला कोण ऊपर वाले के बराबर, नीचे वाला कोण नीचे वाले के बराबर, ये वाला कोण ये इसके बराबर। तो आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हो कि इन दोनों त्रिभुज के सारे अंग, सर्वांग सम का मतलब क्या था, सारे अंग आपस में क्या है, बराबर, समान, संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में बराबर हैं। इसीलिए मैं क्या कहूंगा कि त्रिभुज एबीसी जो है वो सर्वांग सम है। त्रिभुज एबीसी क्या है, सर्वांग सम है त्रिभुज डीईएफ। अब ये जो चिन्ह है ये क्या होता है, सर्वांग सम का चिन्ह होता है, ठीक है। मैं दोबारा इसको बना देता हूं, पहले बराबर का निशान और उसके ऊपर इस तरीके से हम एक बना देते हैं। तो इससे हमने क्या दर्शाया कि त्रिभुज एबीसी क्या है, सर्वांग सम है त्रिभुज डीईएफ। ये चीज यहां तक सभी को समझ में आई। मैंने अभी तक आपको क्या बताया, सर्वांग सम का मतलब बताया, और फिर मैंने एक उदाहरण की मदद से आपको दो त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखा दिया। अब सवाल ये उठता है कि हमेशा, क्या हमें हमेशा इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी दो त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखाने के लिए, है ना? मतलब हम क्या दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम तभी दिखा सकते हैं जब मेरे पास सारे कोण होंगे और सारी भुजाएं होंगी? नहीं, है ना। अगर मेरे पास दो भुजाएं और एक कोण हो, उसकी हेल्प से मैं बता सकता हूं कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। अगर मेरे पास तीन भुजाएं हों, उसकी हेल्प से मैं बता सकता हूं कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। अगर मेरे पास दो कोण और एक भुजा हो तो उसकी हेल्प से भी मैं बता सकता हूं कि त्रिभुज सर्वांग सम है। आप यहां पर देखो, आपके पास तीनों कोण और तीनों भुजाएं हैं इस उदाहरण में। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इस चीज को समझो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब आप इन उदाहरणों को देखोगे, इसमें तीन कोण है और तीनों भुजाएं आपको दी हुई है, फिर आपने इनको सर्वांग सम दिखा दिया। मेरा सवाल ये है, क्या आपको हमेशा तीनों भुजाएं और तीनों कोण की आवश्यकता है सर्वांग सम दिखाने के लिए? नहीं। अगर आपके पास कोई दो कोण या एक भुजा या कोई दो भुजा एक कोण, है ना, इस तरीके से कुछ हो तो आप उनकी हेल्प से भी सर्वांग सम दिखा सकते हो, और उसी को हम क्या कहते हैं, सर्वांग समता के नियम। तो सर्वांग समता के नियम क्या है, जिनकी मदद से हम दो त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखा सके, ठीक है, जिनकी मदद से हम दो त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखा सके। तो पहले ये बताओ, सर्वांग सम का मतलब समझ में आया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मेरा यहां मकसद बताने का सिर्फ ये था कि मान लो मेरे पास ये दो त्रिभुज है, ठीक है, और मुझे नहीं पता कि इनकी कितनी लंबाई है भुजाओं की, है ना। मुझे नहीं पता ये ए बी कितना है, या बी सी कितना है, या डी ई कितना है, या ई एफ कितना है, मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन सर्वांग समता की हेल्प से मैं क्या कर सकता हूं, ये जरूर बता सकता हूं कि ये कोण इसके बराबर होगा या नहीं होगा, ठीक है। मान लो मैंने इसको सिद्ध कर दिया, किसी भी तरीके से मैंने सिद्ध कर दिया कि त्रिभुज एबीसी जो है वो सर्वांग सम है त्रिभुज डीईएफ, है ना। ये मैं सिद्ध कर सकता हूं किसी भी तरीके से जब मेरे पास इंफॉर्मेशन होगी क्वेश्चन में मुझे कुछ चीजें दी होगी जिसकी मदद से मैं ये सिद्ध कर दूंगा कि ये दो त्रिभुज सर्वांग सम है। तो उसका मतलब क्या है, जब मैंने दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दिया है, उसका मतलब ये होता है हमेशा कि उसके सारे संगत कोण, यानी ए डी के बराबर होगा, बी ई के बराबर होगा, और कोण सी कोण एफ के बराबर होगा। अगर मैंने किसी त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध कर दिया है तो उसका मतलब बता रहा हूं, अगर मैंने किसी त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध कर दिया है तो उसका मतलब क्या है कि संगत कोण आपस में बराबर होंगे। ये भुजा इसके बराबर होगी, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, यानी सारी संगत भुजाएं आपस में बराबर होंगी। कब? जब मैं किसी भी दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दूंगा। इसी को हम कहते हैं सीपीसीटी, जिसको हिंदी में कहा जाता है संगत त्रिभुज के संगत भाग, संगत त्रिभुज के संगत भाग। इसको हम अच्छे से अभी पढ़ेंगे आगे, ठीक है।
अभी हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अभी बस मैंने आपको ये बताया सीपीसीटी का मतलब क्या है कि अगर आपने किन्हीं दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दिया है तो आप आसानी से उनके संगत कोण और उनकी भुजाओं को बराबर लिख सकते हो अपनी तरफ से। क्यों लिख सकते हो? क्योंकि संगत त्रिभुज के वो संगत भाग हैं। इसको इंग्लिश में कहा जाता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। ठीक है, congruent part of congruent corresponding part of congruent triangle, sir. हाँ सॉरी, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सॉरी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, संगत त्रिभुज के संगत भाग। ओके, तो आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं उन नियमों के बारे में जिन नियमों की हम मदद से किन्हीं भी दो त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध कर दे सकते हैं। ठीक है, जिनको हम कहते हैं त्रिभुज की सर्वांग समता के लिए कसौटियां, जो आपके बुक में जो हेडिंग दी हुई है। तो पहला जो नियम है वो क्या कहता है? पहला नियम है एस एस एस। एस 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 से मतलब है कि साइड साइड साइड, यानी भुजा भुजा और भुजा। ठीक है, अगर मेरे पास कोई दो त्रिभुज है, अगर मेरे पास कोई दो त्रिभुज है, मान लो एक ये है, ठीक है, एक त्रिभुज मान लो ये है, उदाहरण के लिए मानो इसका नाम है ए बी सी, इसका नाम है डी ई एफ। ठीक है, मेरे पास दो त्रिभुज हैं, एक है त्रिभुज एबीसी और एक है त्रिभुज डीईएफ। मैं कह रहा हूं कि एबी की जो माप है वो 4 सेंटीमीटर है, एसी की माप 5 सेंटीमीटर है, इसकी 7 सेंटीमीटर है। इसी तरीके से इसकी 4 सेंटीमीटर, इसकी 5 सेंटीमीटर, इसकी 7 सेंटीमीटर। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं कि जो ए बी है वो किसके बराबर है? डीई के। जो ए बी भुजा है वो डीई के बराबर है। इसी तरीके से जो ए सी है वो डीएफ के बराबर है, और इसी तरीके से बी सी जो है वो ईएफ के बराबर है। तो यहां पर आप कह सकते हो भुजाएं जो है तीनों करस्पॉन्डिंग यानी संगत भुजाएं जो हैं वो आपस में दोनों त्रिभुजों की बराबर है। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं भुजा भुजा भुजा, यानी तीनों भुजाएं, तीनों साइड्स किन्हीं भी दो ट्राइंगल की, किन्हीं भी दो त्रिभुजों की अगर आपस में बराबर हैं, संगत भुजाएं अगर आपस में बराबर हैं, तो वो दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं? सर्वांग सम। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम है त्रिभुज डीईएफ। ये जो नियम है समझ में आया सभी को? ठीक है, अब अगर ये सर्वांग सम है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास देखो यहां पर पूरी जानकारी नहीं थी त्रिभुज के बारे में, मुझे सिर्फ क्या पता था? इनकी भुजाओं के बारे में पता है, कोण के बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं है कि इनकी कोण क्या है। लेकिन मेरे पास जानकारी कम है, लेकिन उस जानकारी की मदद से मैंने ये सिद्ध कर दिया कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। और अगर ये त्रिभुज सर्वांग सम है, अगर ये त्रिभुज सर्वांग सम है, तो मैं क्या कहूंगा? मैं ये कहूंगा कि जो कोण ए है, ये वाला जो कोण है वो इसके बराबर होगा, ये वाला जो कोण है वो इसके बराबर होगा, और ये वाला जो कोण है ये इसके बराबर होगा। क्यों होगा बराबर? क्योंकि मैंने अभी अभी इनको सर्वांग सम सिद्ध कर दिया है, और जब मैंने इनको अभी अभी सर्वांग सम सिद्ध कर दिया तो सर्वांग सम का तो मतलब ही यही है कि सारे अंग बराबर। और अगर ये सर्वांग सम है तो इनके आपस में सारे कोण बराबर होंगे। इसको हम कहते हैं सीपीसीटी। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो यहां पर? आप ये कह सकते हो क्योंकि हमने यहां पर सिद्ध कर दिया है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। अब अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो हमें पता चल गया है कि कोण ए किसके बराबर होगा? डी के, कोण बी किसके बराबर होगा? ई के, और कोण सी किसके बराबर होगा? एफ के। ये मैंने क्यों लिखा? सीपीसीटी। सीपीसीटी से मतलब क्या है कि संगत त्रिभुजों के या सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। सीपीसीटी से मैं ये लिख सकता हूं कि क्योंकि ये सर्वांग सम है तो इनके कोण भी आपस में बराबर होंगे।
तो एसएसएस का मतलब सभी को समझ में आ चुका है। एसएसएस का मतलब क्या है कि किन्हीं भी दो त्रिभुजों के अगर संगत भुजाएं आपस में बराबर हैं तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। इसी तरीके से अब दूसरा जो है वो है, बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं गारंटी दे रहा हूं आप इसमें गलती करोगे, ठीक है। एस ए एस, और गलती भी जब आप करोगे मैं आपको बताऊंगा। जब एस ए एस, एस ए एस का मतलब क्या है कि साइड, एंगल और साइड, यानी भुजा, कोण, भुजा। ध्यान से सुनना जो मैं कहने वाला हूं, बहुत ध्यान से। यदि दो त्रिभुजों के संगत भुजाएं, यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं और उन्हीं भुजाओं के बीच का कोण, ये ए बीच में क्यों लिखा हुआ है, ये ए बीच में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि चित्र में भी ये जो कोण है वो क्या कहां आना चाहिए, उन्हीं दोनों भुजाओं के बीच में आना चाहिए। किन दोनों भुजाओं के बीच में, जो आपस में बराबर है। तो किसी भी दो त्रिभुजों के संगत भुजाएं और उनके अंतर्गत या उनके बीच में आने वाले कोण अगर आपस में बराबर हैं तो वो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। उदाहरण के लिए एक त्रिभुज मैंने ये लिया, ठीक है, एक त्रिभुज मैंने ये लिया, चलो इनके नाम ले लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अब भुजा, कोण, भुजा, अब मैं यहां पर क्या कह रहा हूं, मान लो ये है 5 सेंटीमीटर और ये है 7 सेंटीमीटर, इसी तरीके से ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 7 सेंटीमीटर है, और मैं कह रहा हूं इनके बीच का कोण है 40 डिग्री और इनके बीच का कोण है यहां पर 40 डिग्री। तो आप यहां पर सीधा सीधा देखो, जो ए बी है वो डीई के बराबर है, ठीक है। बी सी किसके बराबर है, ई एफ के बराबर है, और जो कोण ए बी सी है वो कोण डीई एफ के बराबर है। तो आप यहां पर साफ साफ देख सकते हो कि दो भुजाएं, दो संगत भुजाएं आपस में बराबर है। संगत भुजाओं का मतलब है ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, लेकिन उन्हीं के बीच में जो कोण आ रहा है, कोण किसके बीच में आना चाहिए, जो भुजाएं बराबर हैं, ये ध्यान रखना, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कोण कौन से बराबर होने चाहिए, जो भुजाएं बराबर है ना उन्हीं दोनों के बीच का कोण। यहां पर ये बराबर थी संगत भुजाओं के, तो उन्हीं के बीच के कोण अगर आपस में बराबर है, जैसे यहां पर है ये भी 40 है ये भी 40 है, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। तो त्रिभुज एबीसी क्या होगा, त्रिभुज डीईएफ के सर्वांग सम होगा। और अगर ये सर्वांग सम है तो इसका मतलब क्या है, मैं लिख सकता हूं सीपीसीटी से जो ये वाला कोण है, कोण ए किसके बराबर होगा, कोण डी के, है ना। कोण सी किसके बराबर होगा, कोण एफ के। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये सर्वांग सम है। जब मैंने इनको सर्वांग सम कह दिया है तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, सीपीसीटी द्वारा, यानी संगत त्रिभुज के संगत कोण या संगत भागों द्वारा सारी भुजाएं, संगत भुजाएं आपस में बराबर होगी, यानी एसी बराबर किसके होगा, डीएफ के, ठीक है। तो समझ में आया सभी को, एस ए एस का मतलब क्या है, दो त्रिभुजों में अगर उनकी संगत भुजाएं और उन्हीं संगत भुजाओं के अंतर्गत आने वाला कोण अगर आपस में बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम। कोई डाउट हो तो बताओ। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इसीलिए फिर, अब क्योंकि आपको कोई डाउट नहीं है, मेरा सवाल ये है कि मैं यहाँ पर दो त्रिभुज आपके लिए बना रहा हूँ, एक मैंने ये बनाया है, ठीक है, और एक मैंने ये बनाया, ओके। इनके मैंने नाम दिए हैं अलग अलग, ये है ए बी सी, ये है डी ई एफ। मैंने कहा ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर।
मैंने कहा कि ये जो कोण है ये 50 डिग्री है और ये वाला जो कोण है ये भी 50 डिग्री है। तो मुझे ये बताओ क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांग है? अगर है तो y टाइप कर दो और अगर नहीं है तो n टाइप कर दो। ठीक है, करो। मैंने कहा था पहले ही, जब मैंने अभी स्टार्ट किया था मैंने कहा था कि इसमें आप गलती करोगे और सब गलती कर रहे हो, सब y टाइप कर रहे हो, सब कह रहे हो ये सर्वांग है। इसका मतलब मेरी बात आप ध्यान से सुन नहीं रहे। SAS आप कौन से क्राइटेरिया से बोल रहे हो कि सर्वांग समय? इसी से बोल रहे होगे ना, SAS आपने सर लगाया इसमें होगा। 20 और EF नहीं दे रखी, क्या? 20 और CF नहीं दे रखी। नहीं नहीं नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। देखो भाई, मैंने दोबारा बता रहा हूं और मैंने कहा था आप ये गलती करोगे, सब करते हैं, सब करते हैं। गलती क्या कर रहे हो? मैंने कहा कि जो कोण है ए, ये किसके बीच में आ रहा है? उन दोनों भुजाओं के बीच में आ रहा है जो आपस में बराबर है। आप ये देखो यहाँ पर कौन कौन सी भुजाएं आपस में बराबर है। ये वाली इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर है। ठीक है, तो कोण भी इन्हीं दोनों भुजाओं के बीच के बराबर होने चाहिए ना। SAS का मतलब क्या है कि जो संगत भुजाएं आपस में बराबर हैं उन्हीं के अंतर्गत आने वाला कोण। मेरी बात ध्यान से सुना करो। मैंने कहा जो संगत भुजाएं आपस में बराबर है, जैसे ये 4 जो है ये 4 के बराबर है, ये 7 जो है ये 7 के बराबर है, तो ये दोनों भुजाएं बराबर है ना। कौन सी दोनों? ये दोनों। तो इन्हीं के अंतर्गत कोण बनना चाहिए। SAS का मतलब ये होता है इन्हीं के अंतर्गत कोण आना चाहिए, ये वाला। यानी ये कोण जो है इन दोनों भुजाओं के अंतर्गत यानी इसके बराबर होना चाहिए। लेकिन हमें तो ये कोण पता ही नहीं है, और जब हमें पता ही नहीं है आपने SAS कैसे लगा दिया? जब हमें पता ही नहीं है कि इनके अंतर्गत बनने वाले कोण, समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूं? जो भुजाएं बराबर है कोण उन्हीं के अंतर्गत बनना चाहिए, उन्हीं के अंदर बनना चाहिए, उन्हीं के बीच में बनना चाहिए। जो संगत भुजाएं बराबर हैं, कौन कौन सी बराबर है? ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो कोण भी इन दोनों के बीच में यहां बनेगा ना, यहां थोड़ी बनेगा, यहां बनेगा। यानी ये वाला कोण इस वाले के बराबर होना चाहिए, और ये तो हमें पता ही नहीं है, तो हम SAS यहां पर नहीं लगा सकते। हम यहां पर SAS नहीं लगा सकते। ये गलती सब लोग करने, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को जानबूझकर आपको दिया है, जिससे अब आपको ये चीज क्लियर हो जाए कि SAS में जो ये ए बीच में लिखा है इसका इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। जो ये SAS में जो ए बीच में लिखा है उसका बहुत बड़ा रीजन है कि ये जो ए है ये S और S के बीच में ही आना चाहिए, मतलब दो भुजाओं के बीच में ही, भुजा भुजा और उन्हीं भुजाओं के बीच का कोण, ये होता है SAS का मतलब। अपना माइक बंद कर लो भाई, किसका माइक ऑन है? सभी को समझ में आई ये चीज? शिवानी आपका माइक ऑन है, अपना माइक बंद कर लो। सभी को क्लियर हुई ये चीज? मैंने कर दिया है अभी अपनी तरफ से, अब मत करो। हाँ जी, माइक फिर ऑन कर लिया किसी ने? अब तो गलती नहीं करोगे ना? ठीक है, तो ये था हमारा तीसरा नियम। तीसरा था, दूसरा था, कितने बता दिए मैंने? 2 बताए, 3, 2 बताए। दूसरा नियम था ये हमारा। अब बात करते हैं थर्ड नियम की, जो कि है ASA। तो जैसे SAS था ऐसे ही ASA है। ASA में जो भुजा है वो कहाँ आनी चाहिए? जो कोण आपने बराबर दिखाए हैं ना उन्हीं के बीच में आनी चाहिए। ठीक है, चलो इसका उदाहरण देखते हैं। ASA का मतलब क्या है? ए से एंगल हो गया कोण, भुजा यानी साइड, और कोण यानी एंगल। ठीक है, कोण, भुजा और कोण, ये क्या होता है? ASA। ये क्या होता है? ASA। तो इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर बनाते हैं एक ट्राइंगल। ये एक त्रिभुज है, एक
ये एक त्रिभुज है, ठीक है, और ये दूसरा त्रिभुज मैं यहाँ पर बना दूंगा। अब आप ध्यान से समझना, जो एस में जो कॉन्सेप्ट था वही है यहाँ पर भी, है ना। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मान लो ये एबीसी त्रिभुज है और ये डीईएफ त्रिभुज है। मान लो ये कोण 40 डिग्री है और ये वाला कोण 60 डिग्री है। ऐसे ही ये 40 है और ये 60 है। और मान लो ये भुजा है 5 सेंटीमीटर और ये भी है 5 सेंटीमीटर। तो आप देखो दो कोण आपस में बराबर है, 40 और 60। 40 इस 40 के बराबर और 60 60 के बराबर। और उन्हीं कोणों के बीच में आने वाली भुजा, ये भुजा आप देखो इन्हीं कोणों के बीच में आ रही है, 40 और 60 के बीच में। ये जो भुजा है ए बी, ये किसके बीच में आ रही है? 40 और 60 के बीच में आ रही है ना, तो वही तो बराबर है, वही होना चाहिए। भुजा कहाँ आनी चाहिए? भुजा कहाँ आनी चाहिए? दोनों कोणों के बीच में, ठीक है। तो इन दोनों त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? ए एस ए, सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। तो समझ में आया? ये जो नाम दिए गए हैं इनके पीछे बहुत बड़ा कारण है। अगर आपको नाम ध्यान से समझ में आ रहे हैं तो आप सर्वांग सम त्रिभुजों को समझ जाओ, ठीक है। क्यों है ए एस ए से? अब मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करता हूं, मैं इसको 5, इसको ना बोल के इसको बोलता हूं मैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है यार। इसमें ए एस लग जाएगा बस, ठीक है, इसमें ए एस लगेगा। ओके, सर्वांग सम तो ये है। अच्छा ये बताओ, ये ए एस से सर्वांग सम दिखाओगे या ए एस से? बताओ, क्या ये सर्वांग सम है? ये दोनों त्रिभुज देखो, ये सर्वांग सम तो है। सर्वांग सम इसलिए है क्योंकि अभी हम आगे पढ़ेंगे ए एस, उसकी वजह से ये सर्वांग सम है। लेकिन अगर आप कह रहे हो ए एस ए से ये सर्वांग सम है तो गलत कह रहे हो, क्योंकि जो एस है वो कहाँ आना चाहिए? उन्हीं दोनों कोणों के बीच में आना चाहिए जो आपस में बराबर है। तो यहाँ पर देखो, ये जो एस है ये कहाँ आ रहा है? ये तो कोणों के बीच में आ नहीं रहा, 40 और 60 के बीच में, ये तो नीचे आ रहा है ना यहाँ पर, ठीक है। ये तो कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है। ओके, ये कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है। और ये देखो इन दोनों कोणों के बीच में आ रहा है, तो ये अंतर है दोनों में। तो ये ए एस से यहाँ पर हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ए एस से में हमेशा एस जो है वो कहाँ आएगा? दोनों कोणों के बीच में आएगा, ठीक है। इससे जो अगला है वो है ए एस, तो वो तो आसान है। ए एस में तो आपको क्या करना है? ए एस में 2 कोण और 1 भुजा, ठीक है। कोई भी 2 कोण और 1 भुजा अगर आपस में बराबर है तो वो त्रिभुज कैसे होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। जल्दी से बताओ, ये चीज सभी को क्लियर हो गई है? सारे नियम सबको क्लियर हैं? तो फिर हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो तो क्वेश्चंस करते हैं। पहला सवाल है ये, चतुर्भुज एबीसीडी में एसी बराबर एडी है, ठीक है। एसी बराबर क्या दिया हुआ है? एडी। ये एक चतुर्भुज है, ए सी बी डी, इस तरीके से चतुर्भुज बना हुआ है। इसमें कहा गया है जो एसी है वो एडी के बराबर है। ये जो एसी है ये एडी के बराबर है और ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है। और ये जो ए बी लाइन है ये क्या कर रही है? इस कोण को समद्विभाजित कर रही है। समद्विभाजित करने का मतलब क्या है? मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, समद्विभाजित का मतलब है कि कोण को समान 2 भागों में बांट रही है इस पूरे को, है ना। यानी ऊपर वाला कोण नीचे वाले कोण के बराबर है, ठीक है। तो दर्शाना है कि ये दोनों त्रिभुज जो है वो सर्वांग सम है। और बीसी और बीडी के बारे में आप क्या कह सकते हैं ये बताना है। तो जल्दी से बताओ, सर्वांग सम है? अच्छा, ये कहा हुआ है क्वेश्चन में कि दर्शाइए, इसका मतलब ये है। आप मुझे बताओ कौन सा नियम आप लगाओगे जिससे इनको सर्वांग सम सिद्ध करोगे? कौन से नियम से? मैंने आपको 4-5 नियम पढ़ाए हैं। अच्छा, एक आरएचएस और रह गया है ना, अभी उसको करते हैं। चलो आरएचएस को करते हैं, अभी पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। एस बता रहे हैं बच्चे, ओके एस देखते हैं। चलो एस वेरी गुड, एक्सीलेंट। एस से ठीक है। देखो कैसे, कौन कौन से त्रिभुज चाहिए मुझे? त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज एबीडी में, इन दोनों त्रिभुज में मुझे देखना। सबसे पहली चीज मुझे साफ क्वेश्चन में दी हुई है एसी बराबर एडी है। तो ये जो भुजा एसी है, ये जो भुजा एसी है ये किसके बराबर है? एडी के।
AC किसके बराबर है? AD के। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? AC बराबर AD। ठीक है, AC बराबर AD क्यों? ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, अगली चीज नेक्स्ट, आप एक और चीज यहां पर देखो, जो AB भुजा है, ये जो AB है, ये ऊपर वाले त्रिभुज में भी है और नीचे वाले त्रिभुज में भी है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? AB बराबर AB क्यों? उभयनिष्ठ भुजा, दोनों त्रिभुज में आ रही है ना ये। ठीक है, AC बराबर AD क्यों है? ये क्वेश्चन में दिया है। और AB बराबर AB क्यों है? क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है, ये इस वाले त्रिभुज में भी आ रही है ABC में, और ADB में भी आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट, अभी एक क्वेश्चन में एक और चीज हमें दी है कि AB जो है कोण A को समद्विभाजित कर रहा है। मतलब ये जो लाइन AB है, ये लाइन क्या कर रही है? इस पूरे कोण को बराबर बराबर दो भागों में बांट रही है, यानी ये कोण इसके बराबर। ठीक है, तो यहां से मैं क्या लिखूंगा कि ये वाला कोण इसके बराबर, यानी कोण CAB बराबर है कोण DAB से। क्यों बराबर है? ये हमें क्वेश्चन में दिया है। तो आप यहां पर साफ साफ देख सकते हो कि दो भुजाएं, कौन कौन सी भुजाएं? अब मैं उन भुजाओं को आपको यहां पर दर्शा रहा हूं। देखो, AC किसके बराबर है? AC बराबर है AD के। अच्छा, ये जो ग्रीन कलर की है, इसका मतलब ये है ग्रीन ग्रीन वाली दोनों बराबर हैं। दोबारा से बनाता हूं, AC बराबर है किसके? AD के, पहली चीज। उसके बाद AB और AB आपस में बराबर है, तो इसको मैं लाल रंग से कर रहा हूं। ठीक है, ये AB जो है आपस में बराबर है, तो दो भुजाएं। अब देखो, कोण भी तो उन्हीं दोनों भुजाओं के बीच में आ रहे हैं। जो भुजाएं आपस में बराबर हैं, आप ध्यान से देखो, ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण भी उन्हीं दोनों भुजाओं के बीच में आ रहा है, जो दूसरी भुजाओं के बराबर है, और ये वाला कोण भी उन्हीं दोनों भुजाओं के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा? यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा? SAS, यानी दो भुजाएं और उन्हीं भुजाओं के बीच का कोण। SAS सर्वांग समता से, SAS सर्वांग समता से हम क्या कहेंगे कि त्रिभुज ABC जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज ABD। ठीक है, SAS सर्वांग समता से त्रिभुज ABC इसके सर्वांगसम। और अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, तो इसका मतलब क्या होगा? BC जो है वो AD के बराबर होगा, है ना। ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, तो आगे बोला गया है कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हो? तो हम यही कह सकते हैं कि जो BC है, BC तथा BD क्या होंगे? बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि अभी अभी हमने कहा कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, और अगर त्रिभुज सर्वांगसम है तो ये बराबर होंगे। ठीक है, या आप ये भी लिख सकते हो कि CPCD। CPCD का मतलब क्या है? क्योंकि BC और BD क्या है? सर्वांगसम त्रिभुजों के क्या है? संगत भाग। ठीक है, BC और BD बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि BC तथा BD क्या है? सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। ठीक है, ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया है? जल्दी से बता दो, आसान था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड हैं, दर्शाइए CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक रेखाखंड है AB कहाँ है? ये रहा। उसके बाद है AD कहाँ है? AD ये रहा। ओके, और BC ये रहा। तो कहा गया है कि AB पर AD और BC क्या है? लंब है। लंब का मतलब क्या है? 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। ठीक है, AD और BC क्या है? लंब है किस पर? AB पर। लंब का मतलब क्या है? कि ये 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। ठीक है, इसके बाद दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। मतलब ये जो CD लाइन है, ये क्या कर रही है? AB को समद्विभाजित कर रही है। समद्विभाजित करने का मतलब क्या है? हमें क्या दर्शाना है कि OB क्या है? बराबर है किसके? OA के। समद्विभाजित करने का मतलब क्या है? कि ये इस पूरी लाइन को दो बराबर भागों में बांट रही है।
यानी ये वाली लाइन इसके बराबर होनी चाहिए। तो हमें यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि जो OB है वो बराबर है OA के। कर सकते हो? कैसे सिद्ध कर सकते हैं भाई, बताएगा मुझे। क्या मतलब हम इसमें ऐसा कैसा क्या कर दें कि ये सिद्ध हो जाए कि ये दोनों जो OB और OA हैं ये आपस में बराबर है, हम ऐसा क्या कर दें? सर इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर देते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। इन दोनों त्रिभुजों को अगर हम सर्वांग सम सिद्ध कर दें तो सर्वांग सम त्रिभुज हो जाएंगे, तो हम कह देंगे कि इनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होंगी, है ना। और अगर आपस में बराबर है तो OB OA के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हम क्या करते हैं, यहाँ पर त्रिभुज OBC तथा त्रिभुज OAD, तो बताइए कौन सा इसमें नियम लगेगा सर्वांग समता का? बताइए। कोई भी स्टूडेंट? साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड, ओके। साइड मतलब आप कह रहे हो दो साइड इसकी बराबर है। दो साइड कौन कौन सी? देख तो AD और BC आपस में बराबर है, और कौन सी बराबर है? और D और BC। AD और BC, हाँ यही तो बराबर है, और कौन सी बराबर है? सही दिख रही है। देखो एक तो ये कौन नहीं बराबर है, सर, और D और OC। OD और OC ये कैसे बराबर है? ये दिया हुआ है क्या हमें कुछ ऐसा? सर ASA। OD और OC बराबर नहीं है। हाँ ASA लग सकता है, ASA लग सकता है। देखो सबसे पहली चीज 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। दूसरी चीज आप अगर यहां पर देखोगे ये Z शेप वाला कोण बनता है। ऐसे कोण आपने पढ़े हैं, एकांतर कोण, ये वाला कोण इसके बराबर होता है ना। ये वाला कोण किसके बराबर होता है? इस वाले के। इनको हम क्या बोलते हैं? एकांतर कोण। ठीक है, तो ये वाला कोण क्या होगा? इसके बराबर होगा। क्यों बराबर होगा ये सबको पता है या नहीं पता है? मैं बता देता हूं। अगर कोई दो समांतर रेखाएं हैं, उसको अगर कोई तिर्यक रेखा काटे तो Z शेप वाले मतलब ऐसे ऐसे और ऐसे, ये Z बन रहा है ना एक, तो Z शेप वाले जो कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। यानी ये वाला जो कोण होगा ये इसके बराबर होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? एकांतर कोण, एकांतर अंतः कोण। इंग्लिश में बोला जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, Z शेप वाले। ओके, तो यहां पर आप देखो ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, इन दोनों को ये एक रेखा काट रही है, तिर्यक रेखा। तो आप देखो यहाँ पर सीधा सीधा आपको Z बन रहा है, रेड कलर में Z बनता दिख रहा है ना सभी को। तो जब Z बनता है तो अंतः कोण जो होते हैं, यानी ये वाला जो कोण होगा, ये वाला जो कोण होगा ये इसके बराबर होगा। ठीक है, और ये वाली भुजा BC बराबर AD, ये हमें क्वेश्चन में दी हुई है। BC और AD बराबर दिए हुए हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप यहां पर देखो दो कोण और उनके बीच की भुजा, ऐसे यहां पर दो कोण और उनके बीच की भुजा, यानी दो A और उनके बीच का S, तो ASA, इसको हम क्या कहते हैं? ASA। तो लिख लेते हैं इन सबको। सबसे पहली चीज है कोण CBO बराबर होगा कोण OAD के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि दोनों क्या हैं? 90 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद कोण BCO बराबर होगा कोण ODA के। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि एकांतर कोण, एकांतर कोण। उसके बाद AD बराबर है
बीसी के, ये हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है। एडी और बीसी दो बराबर लंब रेखाखंड है, ठीक है। तो ये क्यों है बराबर, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में दिया है। तो आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हो कि दो कोण है, ये वाला और ये वाला, और उनके बीच की भुजा है। तो कौन सा क्राइटेरिया, कौन सा नियम लगेगा, दो कोण यानी ए और उनके बीच की भुजा यानी एस, यानी ए सर्वांग समता से, एएस से सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। त्रिभुज ओबीसी सर्वांग सम होगा त्रिभुज ओएडी के। और अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, अब इनको मैं अलग अलग कलर में दिखा देता हूं। ये वाला त्रिभुज, ठीक है, और ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज अगर आपस में सर्वांग सम है तो इनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होगी। यानी ये वाली जो भुजा है ओडी किसके बराबर होगा, ओसी के। ओडी किसके बराबर होगा, ओसी के। ओए किसके बराबर होगा, ओबी के। ओए किसके बराबर होगा, ओबी के, ठीक है। और ये तो बराबर हमें पहले से दिया हुआ था। तो ये क्यों बराबर है, सीपी यानी संगत सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। और जब ये दोनों बराबर है तो हमने सिद्ध कर तो दिया, हमें सिद्ध क्या करना था, ओबी और ओए बराबर है, तो हमने लिखा तो हुआ है ओबी और ओए बराबर है। तो यहां से सीपी द्वारा हम क्या लिख सकते हैं कि ओए जो है वो बराबर है ओबी के, और ये हमने क्या कर दिया है यहाँ पर प्रूव कर। समझ में आया सभी को, ये चीज क्लियर हुई, जल्दी से बताइए। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ढूंढना पड़ेगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है आपकी बुक का, अच्छा क्वेश्चन है। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसके कोण सी समकोण है, एम कर्ण एबी का मध्य बिंदु है, सी को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि डी एन बराबर सी एम है। बिंदु डी को बिंदु डी से मिला दिया जाता है, दर्शाइए। ये चार पार्ट आपको करने हैं, तो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं पहले पार्ट से। पहला पार्ट आप लोग कर लोगे, ए एम सी जो है सर्वांग सम दिखाना है बी एम डी के। तो ए एम सी कहां पर है, ए एम सी ये रहा, ए एम टी यानी ये वाला त्रिभुज, और बी एम डी कौन सा है, ये वाला। आपको ये दोनों त्रिभुज क्या दिखाने हैं, सर्वांग सम दिखाने हैं। यार अपना माइक बंद कर लो प्लीज। देखो अगर बार बार माइक ऑन करोगे तो ये क्वेश्चन बीच में रह जाएगा और टाइम हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्लास को डिस्टर्ब मत करो प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। पहली बार तो आप लोग क्लास कर नहीं रहे हो, पहले भी कर चुके हो, ठीक है। हाँ जी, तो ये दो त्रिभुज है, इनको सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो करो, बताओ कौन सा नियम लगाओगे। ये दोनों, एक ये हरे वाला है और एक ये लाल वाला है, कौन सा नियम लगेगा। देखो हमें यहां पर ये दिया हुआ है कि जो एम है कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है। ए बी का है, ये है ए बी। कौन सी है ए बी, ये ए बी है, और एम क्या है, इस ए बी का मध्य बिंदु है। यानी ए एम किसके बराबर होगा, एम बी के। ए एम किसके बराबर होगा, एम बी के। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये जो एम बिंदु है, ये एम क्या है, मध्य बिंदु है इस पूरी लाइन का। और अगर कोई चीज बिल्कुल बीच में है तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा इसके बराबर हुआ, पहली चीज। दूसरी चीज यहां पर हमें क्या दी गई है कि डीएम बराबर सीएम है, यानी ये वाली भुजा डीएम जो है वो सीएम के बराबर है। तो डीएम बराबर सीएम, ये भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तीसरी चीज आप खुद से देख सकते हो कि ये वाला कोण इसके बराबर है, कोण डीएमबी। क्यों बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर है कोण सीएमए के, ठीक है। ये वाला कोण इसके बराबर है। क्यों बराबर है, क्यों बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण पढ़ाए थे पिछली क्लास में, याद है सभी को। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, जब कोई दो रेखा एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं।
यहाँ पर देखो ये दो काट रही है ना एक दूसरे को आमने सामने, कौन बराबर हो? तो एंगल साइड एंगल से मैं क्या कहूंगा कि ये दोनों त्रिभुज समान सम। ठीक है, भुजा कोण भुजा यानी दो भुजाएं और उन्हीं भुजाओं के बीच के कोण है, ये देखो उन्हीं भुजाओं के बीच के हैं। तो ए एस ए सर्वांग समता से मैंने क्या कहा? सर्वांग समता से मैंने क्या कहा? सर आवाज नहीं आ रही। त्रिभुज, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी किसी को? आप आ रही है ना सबको आवाज? ठीक है, तो मैंने यहां पर क्या कहा कि त्रिभुज ए एम सी सर्वांगसम है त्रिभुज बी एम डी के। क्यों सर्वांगसम है? क्योंकि ए एम एम बी के बराबर है, डी एम सी एम के बराबर है और ये कोण बराबर है। पहला पार्ट सबको क्लियर हो गया है? जल्दी बताओ, अगर पहला पार्ट सबको क्लियर हो गया है तो फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, पहले पार्ट से बात चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, जो कि है आपको सिद्ध करना है कोण डीबीसी एक समकोण है। कोण डीबीसी क्या है? एक समकोण है। डीबीसी कौन सा है? ये डीबीसी। ठीक है, तो इसको मैं हटा रहा हूं। देखो डीबीसी मैं यहां पर हाईलाइट कर लेता हूं। कर सकते हो क्या आप लोग? डीबीसी आपको ये सिद्ध करना है कि ये वाला जो कोण है ये 90 डिग्री है। कैसे करेंगे भाई? कैसे कर सकते हो बताओ? हाँ जी, देखो जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक त्रियक रेखा काटती है तो अंतःकोणों का योगफल क्या होता है? 180 डिग्री होता है या नहीं होता? इस चीज का आपको यहाँ पर यूज करना है। कब? यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, जब कोई दो समांतर रेखाएं हैं, है ना, और उसको कोई एक रेखा काट रही है तो उसके अंतः जो कोण होते हैं, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, इसको अगर एक बोल दो इसको दो बोल दो, तो कोण एक प्लस कोण दो बराबर 180 डिग्री होता है। तो आप यहाँ पर इसी चीज का यूज करो। किस चीज का? इन सबको भूल जाओ। अभी मैं जो हिस्सा बना रहा हूं उसको आपको देखना है बस। ये जो बीच की लाइन है ना इसको भूल जाओ, मैं बीच की लाइन हटा रहा हूं और जो बाकी बचा उसको बना रहा हूं। ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, ठीक है, और ये एक तीसरी रेखा है जो त्रियक रेखा में बोल सकता हूं, क्योंकि जब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो इसको काटेगी ना ऐसे। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या कहा है? मैंने बीच वाली लाइनें हटा दी हैं। ठीक है, इसको देखो बस, आप बीच वाली लाइन को मत देखो। ये है डी, ये है बी, ये है सी, ये है ए। सोचो क्या कर सकते हो? देखो हमें ये पता है ये 90 डिग्री है। ए बी सी ये जो पूरा कोण है ये कितना है? 90 डिग्री है। क्यों है? क्योंकि मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि समकोण त्रिभुज है एबीसी। एबीसी क्या है? समकोण त्रिभुज है। एबीसी क्या है? समकोण त्रिभुज है, ये क्वेश्चन में दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर एबीसी, एबीसी कौन सा है? एबीसी को हाईलाइट कर देता हूं। एबीसी ये वाला है ना, ये अगर समकोण त्रिभुज है तो इसका जो कोण सी होगा वो 90 डिग्री होगा या नहीं होगा? जल्दी बताओ। ये 90 डिग्री होगा, ये वाला कोण 90 डिग्री हुआ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा ऊपर ले जाकर इन लाइनों को आगे बढ़ा रहा हूं। अब आप देखना मैं कर क्या रहा हूं। इन लाइनों को, इस लाइन को मैंने आगे बढ़ाया, इस लाइन को मैंने आगे बढ़ाया, इस लाइन को मैंने आगे बढ़ाया और इसको भी आगे बढ़ाया। ठीक है, थोड़ी सी मैंने यहां पर क्या की है? कंस्ट्रक्शन की है। तो ये डैश 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 करके मैंने आगे बढ़ाई है। अब आप ध्यान से देखो, मैंने अभी बताया जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो जो अंतः कोण होते हैं, यानी ये वाला कोण और ये वाले कोण, इनका योग क्या होता है? 180 डिग्री आवाज होता नहीं है। आ रही सर। ठीक है, आवाज नहीं आ रही तो भाई दोबारा ज्वाइन कर लो जिनको आवाज नहीं आ रही। यहां पर बताया ना मैंने, ये तिर्यक रेखा जरूरी थोड़ी है टेढ़ी हो, सीधी भी हो सकती है ना। इसको मैं अगर ऐसे बना दूं, इसको मैं कैसे बना दूं? ऐसे सीधी लाइन बना दो, एक सीधी लाइन बना दो और ऐसी सीधी लाइन बना दो, ये भी तो त्रियक रेखा है। यानी इसके जो अंतः कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है, यानी इस कोण का और इस कोण का योग क्या होगा? होगा 180। वही चीज मैं यहां कर रहा हूं। इसको बस मैंने घुमा दिया है, ये ऐसे था, इसको घुमा दिया है मैंने, तो ये ऐसा हो गया। ठीक है, इस डायरेक्शन में घुमा दिया, तो इसका और इसका योग कितना होगा?
180 होगा। क्यों? क्योंकि ये एक समांतर रेखा है, ये दोनों क्या है, एक समांतर रेखा है, इनको ये एक तिर्यक रेखा काट रही है, और जब तिर्यक रेखा काटती है तो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा, चैप्टर 6। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, कोण ACB प्लस कोण DBC, DBC बराबर 180 डिग्री। और कोण ABC कितना है, कोण ABC कितना है, 90 डिग्री है, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। सॉरी ACB, ABC नहीं ACB, तो ये 90 डिग्री हो गया, प्लस कोण DBC बराबर 180 डिग्री। और यहां से कोण DBC कितना आया, 180 माइनस 90 बराबर 90 डिग्री। तो हमने यहां पर सिद्ध कर दिया कि कोण DBC क्या है, एक समकोण है। ठीक है, कोण DBC क्या है, एक समकोण है। दूसरा पार्ट सबको समझ में आ गया है या नहीं आया? भाई अगर नहीं आया है तो बता दो। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि दो रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो क्या क्या चीजें होती है। तो जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है तो अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। वही मैंने यहाँ पर किया, ये अंतः कोण है, ये वाला और ये वाला, इनका योगफल 180 डिग्री होता है। तीसरा है DBC को सर्वांग बताना है ACB के, तो बताओ कौन सा नियम इसमें लगेगा। मैं इन सबको इरेज कर रहा हूं। DBC कौन सा है, ये। ठीक है, किसके, ACB के। ACB कौन सा है, ये वाला। तो आपको बताना है कि ये दोनों त्रिभुज जो है वो सर्वांग सम है। कैसे बता सकते हो? देखो मुझे यहां पर एक चीज दिख रही है, अभी अभी मैंने क्या सिद्ध किया है कि DBC जो है वो समकोण है। अभी अभी मैंने सिद्ध किया है ना, अभी दूसरे पार्ट में, यानी ये 90 डिग्री है। ठीक है, ऐसे ही ACB में ये 90 डिग्री है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। कोण C क्या है, समकोण है, तो ये 90 डिग्री है। तो दोनों त्रिभुज में ये दोनों कोण बराबर हैं। BC जो है वो कॉमन है दोनों में। आप ध्यान से देखोगे, अगर BC पे हरा रंग भी आ रहा है और लाल रंग भी आ रहा है, तो BC दोनों में आ रही है, दोनों त्रिभुजों में आ रही है। ठीक है, तो पहली चीज क्या है, कोण DBC बराबर है कोण ACB के। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। दूसरी चीज, BC बराबर है BC के। क्यों बराबर है, उभयनिष्ठ भुजा। तीसरी चीज क्या हो सकती है, अब ये देखो, पहले पार्ट में हमने क्या सिद्ध किया हुआ था। पहले पार्ट में हमने कहा था कि ये वाला जो त्रिभुज है, कौन से वाला, ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांग सम है। जो त्रिभुज BDM है, पहले पार्ट में सिद्ध किया था ना, BMD किसके सर्वांग सम है, ANC के। जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है तो जो DB है वो AC के बराबर होगी या नहीं होगी, कि सर्वांग सम है तो DB क्या है, AC के बराबर। और ये DB किस त्रिभुज में आ रही है, इस वाले में, हरे वाले में, और AC किस में आ रही है, लाल वाले में। तो ये भुजा भी क्या हो गई, आपस में बराबर हो गई। ठीक है, ये कैसे बराबर हुई, क्योंकि हमने पहले पार्ट में सिद्ध किया है। तो इसीलिए मैं क्या कहूंगा सॉरी, इसीलिए मैं क्या कहूंगा, कौन सा इसमें वो लगेगा, बताओ कौन सा इसमें लगेगा। इसमें कौन सा नियम लगेगा सर्वांग समता का, SAS लगेगा ना, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण। तो SAS सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। अब आ रही है आवाज, अब तो आ रही होगी आवाज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा पार्ट। सबको समझ आ रहा है? चौथा पार्ट और कर लेते हैं, फिर क्लास को खत्म करते हैं। लास्ट पार्ट है इसका। चौथे पार्ट में बोला गया है कि जो CM है वो आधा है AB का। ठीक है,
ओके, तो जो सीएम है वो एबी का आधा है। देखो ध्यान से, अभी अभी हमने इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सिद्ध किया है। किस किस को? इस वाले को और इस वाले को, ठीक है। अभी अभी हमने बताया था कि त्रिभुज डीबीसी जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज एसीबी के। और अगर ये दोनों सर्वांगसम है तो सीपीसीटी से मैं क्या लिख सकता हूं कि जो डीसी है वो बराबर होगा एबी के, डीसी बराबर होगा एबी के। ये चीज समझ में आई? इस त्रिभुज की ये वाली भुजा दूसरे त्रिभुज की इस वाली भुजा के बराबर होगी। बताओ, जल्दी से बताओ। होगी, ठीक है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट है, हमें पता है कि जो डीएम एम जो है इसका मध्य बिंदु है। यहां पर लिखा है ना, एम जो है कर्ण एबी का मध्य बिंदु है। और जब एम इस पूरी भुजा का मध्य बिंदु है तो डीएम बराबर एमसी होगा, ये डीएम बराबर सीएम होगा, ये हमें दिया हुआ। ओके, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, अगर एएम डीएम बराबर सीएम है तो यहां से, हाँ, यहां से मैं लिख सकता हूं कि जो डीसी होगा वो डबल होगा किसका, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, देखो डीसी बराबर ए बी, तो हमने, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है इसलिए ये डीसी जो है इस ए बी के बराबर हो गया। ये चीज समझ में आ गई है हमें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो ये डीएम है ये एमसी के बराबर है। डीएम जो है वो एमसी के बराबर है, और इसी तरीके से एएम एमबी के बराबर है। एएम एमबी के बराबर है क्योंकि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। अब मुझे इनका यूज करना है, मुझे यहां पर चाहिए डीसी, तो मैं यहां ये लिख सकता हूं कि डीसी जो है वो डबल होगा सीएम का। ये होगा या नहीं होगा, ये बताओ। ये चीज समझ में आई कैसे लिखी है मैंने? डीसी पूरी लाइन है, डीसी पूरी लाइन है, तो ये जो पूरी लाइन जो होगी वो आधे की डबल होगी या नहीं होगी? ये जो डीसी पूरी लाइन होगी ये इस आधे की डीएम की डबल हुई, ठीक है। तो मैंने डीसी बराबर 2cm लिख दिया। अब इस डीसी का मान यहां पर रख रहा हूं इसमें, तो जब मैं इसमें रखूंगा डीसी की जगह 2cm, तो 2cm बराबर ए बी हो जाएगा, और यहां पर cm बराबर क्या हुआ, ए बी बटे 2, ए बी बटे 2, और यही हमें यहां पर चाहिए था, ठीक है। ओके, तो भाई आज की क्लास में मैंने पूरी कोशिश की है कि सर्वांग समता आपको अगर कहीं डाउट हो तो आपके क्लियर हो जाएं। बाकी अगर अभी भी किसी का डाउट है तो वो लोग रुक जाओ, आपकी जो अगली क्लास होगी, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी जो अगली क्लास होगी वो एग्जाम के बाद होगी, ठीक है। चलिए, तो जिनको डाउट है वो लोग रुक जाइए।